हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस एमवीएस का टीयर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। रिज़ल्ट किसी भी वक्त आ सकता है और जून 1 वीक तक रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। ऐसे में जिनका इंटरव्यू के लिए शेड्यूल होगा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमें आंसर करना है, और जैसे किसी का करियर में गैप है तो कैसे जस्टिफाई करना है, या किसी ने किसी स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ाया है बट उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो विदाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको ये बोलना चाहिए कि नहीं कि उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं। एंड बहुत से ऐसे केसेस की ड्रेस क्या होना चाहिए, एंड फॉर्मल है तो फिर या उसमें क्या कुछ अलग से कुछ उसमें क्या जो मतलब ज़्यादा परफेक्ट क्या होगा, सूट होगा। जैसे गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है कि अगर सूट या साड़ी, ये सारी बातें इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पर्सनल लेवल पे, नॉर्मल क्वेश्चन मतलब पर्सनल मतलब कि जो आपकी पर्सनालिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको कैसे करने हैं, थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट का अपना होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अपने इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड अगर हम बताएं तो सबसे पहले फीमेल का जो ड्रेस कोड है उसमें दो चीज़ फॉर्मल में इंक्लूड होती है, एक तो सूट और दूसरा साड़ी। अब साड़ी में जो कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी चॉइस है, वो साड़ी पहन कर जा सकता है, और जो सूट में कंफर्टेबल है नो डाउट सूट पहन कर जा सकता है। मैं जब इंटरव्यू दी थी 2023 में टीजीटी मैथमेटिक्स का, तो हमने गोवा में हमारा इंटरव्यू हुआ था। गोवा, उसमें बहुत गर्मी भी थी उधर, तो सूट ही पहना था हमने, साड़ी नहीं पहना था। एंड मैक्सिमम जो टीचर्स आए थे उसमें मैक्सिमम सूट पहने थे, बहुत कम साड़ी पहनी थी, शायद 2 या 3 टीचर्स ने साड़ी पहनी थी, एंड मतलब एस्पायरेंट्स ने। एंड उसके बाद बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ में जो ड्रेस कोड था वो सिंपल पैंट एंड शर्ट था। और उनके में क्या होता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस गर्ल्स में भी होता है हेयर डू का। जैसे आप बाल सिंपल करके जाएं तो ठीक रहेगा, मोर देन कि आप बाल खुले करके जाएं, जैसे मेरे बाल अभी खुले हैं। मतलब जितना आपका डिसेंट लगे बाल के लेंथ के ऊपर। अब जैसे लेंथ अगर आपकी ज़्यादा है तो फॉर्मल वेयर में बाल को थोड़ा बांध लें, अच्छा लगेगा वो। क्लेचर वगैरह कोई बहुत ज़्यादा भड़कीला मत लगा, नॉर्मल एक हेयर बैंड से नॉर्मल से क्लेचर लगा लें, जो भी बिल्कुल फॉर्मल लगे। उसमें बिल्कुल ना लगे कि आपने मतलब कुछ ओवर कर दिया। बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो ड्रेस है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, तो ड्रेस को मेंटेन रखने में आपकी फेवर में पॉइंट जाएगा। एंड बॉयज़ के लिए हेयर का है कि हेयर छोटे हों, बहुत फैशनेबल किसी कट में ना हो, एंड जो देखने में डिसेंट लगें कि हाँ भाई आप एक एज अ टीचर एस्पायरेंट हैं आप। तो मतलब क्योंकि हम बच्चों को भी रोकते हैं हेयर डू के लिए, हर चीज़ के लिए कि आप ऐसे बाल करो वैसे, तो मतलब ऐसा बिल्कुल फॉर्मल बनकर जाना हमारे लिए फेवरेबल रहता है, ज़रूरी भी है। एंड बॉयज़ के लिए एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जैसे उसमें बहुत से ऐसे बॉयज़ थे, मुझे याद है, जो मतलब कुछ लोगों ने शूज़ पहने थे, कुछ लोग नहीं पहने थे। कुछ लोग तो बहुत ही ऐसा नॉर्मल स्लीपर जैसे में आ गए थे। तो अगर आप खुद से भी देखेंगे तो बहुत जो डिसेंट लगता है शूज़ लगता है, और शूज़ का गर्मी और सर्दी से कोई रिश्ता नहीं होता है, फॉर्मल वेयर में शूज़ आता है। एंड गर्ल्स के लिए भी मैं अगर मतलब सपोर्ट करना चाहूँगी तो शूज़ बढ़िया बेस्ट रहता है। सैंडल का क्या है, कैसा लगे, और मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगता है शूज़, तो मैंने तो शूज़ ही पहना था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। एंड बॉयज़ को तो मतलब शूज़ पहनकर सबसे बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद ये हो गया ड्रेस की बातें। उसके बाद जैसे अगर किसी को डाउट है कि जैसे मान लीजिए कोई है जो उसका ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं टीचिंग नहीं की है और 2-3 साल का गैप है, तो सिंपली आप बता दीजिए कि आपका ये इतने साल का गैप है और आप प्रिपेयर कर रहे थे। अगर मान लीजिए आपसे पूछें कि आपने कहीं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि नहीं ज्वाइन किया, मतलब सिंपली हम प्रिपेयर करना चाहते थे, फुल टाइम देना चाहते थे प्रिपरेशन को। आप ऐसे कॉमनली ऑनेस्टली आप जो सच है उसी को बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके चेहरे का हाव भाव बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा, जो वो देखना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने पॉइंट का आंसर कितना सही है कितना गलत, वो ऑनेस्टी और एक पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। कि अगर आप क्लियरली बोल देंगे कि हाँ मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने गैप लिया था, मैंने पढ़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी ने पढ़ाया है लेकिन उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और अगर आपको बताना चाहते हैं कि हाँ आपने पढ़ाया है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि हाँ सर मैंने पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ स्कूलों में। एंड बस लेकिन या फिर उनका 6 महीने का 7 महीने का जो भी कुछ टेन्योर था, तो हमें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो नहीं दिखा पाए। या सिंपली अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है तो बता सकता है कि मैंने कोचिंग पढ़ाई है। ट्यूशन का उतना वो नहीं रहता है, जो भी मतलब आपने जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसको ऑनेस्टली बता सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। द
मेन थिंग इज़ दे जज योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी में ऑनेस्टी है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप मतलब पहले तो अपना कोई आंसर दे दिए, फिर आपने देखा कि वो उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, तो आप उनको संतुष्ट करने के लिए अपनी बातें बदलने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो सही है वो बोलिएगा, उसमें वो बहुत सेटिस्फाइड आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बातों को चेंज मत करिएगा। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंट होता है। और मैं आपको इसको डिटेल में बता रही हूँ। बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो बोलते हैं मैम मतलब ऐसा कोई इंटरव्यू मतलब इतना कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, और यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन सिलेक्शन में करा रहा है वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि 15 मार्क्स का मान लीजिए इंटरव्यू है, 85 मार्क्स में हमारा रिटर्न रहेगा, तब भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स से हमारा कट ऑफ जो इधर उधर होता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंपटीशन। तो इंटरव्यू को जो आपके अपने खुद की पर्सनालिटी पे ही नंबर मिल रहा है, उसमें बिल्कुल मत छोड़िए नंबर को। उसके बाद अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, या फिर आपके पास डिग्री है, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, बस आपके पास एमएससी की भी डिग्री है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि अगर आप इस डिग्री को ना बताएं मतलब तो ठीक रहेगा। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, ना पता तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट मच नीडेड अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको बता दूँ कि हमारे बैच में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पीजी किया था, बहुत रहते भी हैं ऐसे टीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले। और जब उन्होंने पीजी किया था तो फिर उसके बाद उन्होंने उनसे थोड़ा पीजी जब उन्होंने बता दिया तो पीजी लेवल के भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे। अब ऐसा रिलायबल नहीं होता है, बट ये भी नहीं कि उस बेसिस पर उन्होंने नंबर दिया होगा कम ज़्यादा, लेकिन मतलब पीजी बता देने से फिर वो आपको, भले ही आप टीजीटी के लिए बैठे हो, लेकिन आपको उस लेवल का वो मतलब देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सही होता है कि आप बता दो कि हाँ आप टीजीटी में हो, मतलब जितना है, जितना रिक्वायर्ड है उतने में ही मुझे लगता है कि ठीक रहता है। एंड मेरा क्या था कि मेरा उसमें पीजी हुआ ही नहीं था, और मेरा पीजी फिज़िक्स में भी था, उसमें हुआ भी नहीं था, रिजल्ट ही नहीं आया था। तो मेरे साथ ऐसा केस ही नहीं हुआ, तो मतलब कंप्लीट नहीं होता तो पूछा ही नहीं। उन्होंने पूछा हैव यू कंप्लीटेड योर पीजी, तो कंप्लीट तो था नहीं, तो मैंने नो बोल दिया। तो उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी फैमिली से, मेरे में क्वेश्चन पूछा था मेरे होम टाउन से जुड़ा हुआ कि आपके होम टाउन में क्या फेमस है क्या नहीं। मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है कि आपके होम टाउन में क्या फेमस है, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि सर मैं वहाँ रहती नहीं या रहता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। ये नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ जो आपको लगती हो फेमस है, भले वो ना हो, सर मुझे लगता है कि हमारी तरफ ये चीज़ की पैदावार ज़्यादा ही फेमस है, या कोई आपके यहाँ बुनाई कढ़ाई की कोई चीज़ें हैं फेमस हैं, जैसे फैज़ाबाद की तरफ है गुड़ बहुत फेमस है। मतलब ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं खाने पीने की चीज़ों में। अब जैसे कोई अयोध्या से है तो भाई तो सबको पता है राम मंदिर, इतनी फेमस चीज़ तो पूछेंगे नहीं कि अयोध्या से है तो राम मंदिर फेमस है कि नहीं। मतलब बहुत वहाँ से उनका कोई ऐसा जज करने का मतलब नहीं होता कि आपको अपने लोकल एरिया का मालूम है कि नहीं, बस वो देखना चाहते हैं कि दैट यू आर कनेक्टेड विथ योर रूट्स और नॉट। अगर आपने गलत ही बताया तो कोई उनका कुछ मतलब नहीं होता उस चीज़ से। वो आपको किसी जनरल नॉलेज के बेसिस पे आपको नहीं कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट के वाइज वो आपको जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। याद आए तो बोल दीजिए, ना याद आए तो ना बोलिए। मुझसे पूछा था तो मैंने बांध बोल दिया था, मुझे लग रहा था कि मेरी तरफ बांध फेमस है। अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं हुआ कि बांध फेमस है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मेरे जब एवरेज निकालने पे मतलब 250 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जब उसका एवरेज निकाला गया तो मेरे मार्क्स जो है 20 में से अराउंड 17.9 अराउंड 18 मार्क्स थे। एंड जिस हिसाब से मैंने कई क्वेश्चंस को नो बोला था, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन को तो मैंने नो बोल दिया था कि नो सर। तो लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका सब्जेक्टिव में आप नो बोलेंगे तो थोड़ा ये दिक्कत हो सकती है। जैसे कोई बहुत ऐसे कंसेप्ट है उसमें आपने नो बोल दिया तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पकड़ बनाकर जाइए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। एंड उसके बाद वो सबसे ज़्यादा इस पे भी डिपेंड, अगर उन्होंने आपसे जैसे मुझसे भी लिखवाया था, क्वेश्चन सॉल्व करवाया था बोर्ड पे, तो इस चीज़ को देखते हैं कि आप ब्लैक मतलब वाइट बोर्ड पे कैसे लिख रहे हैं, क्या सॉल्व करें, इसको तो ज़रूर नोटिस करेंगे। वाइट बोर्ड वर्क बहुत मैटर करता है एज अ टीचर। तो अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया है तो एक बार वाइट बोर्ड वर्क कर जाइए, क्योंकि वो भेज सकते हैं और उसको लिखवा सकते हैं, इसके चांसेस हैं। तो आप करके जाइएगा थोड़ा सा। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या थी कि एक तो मैं लेफ्टी हूँ, मतलब मैं लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ, और जो लेफ्टी होता है वो कॉपी को बिल्कुल टिल करके लिखता है।
तो मैं कॉपी को बिल्कुल टिल करके लिखती थी। तो जब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं फ्रेशर थी, तो मैं कभी पढ़ाई भी नहीं थी, मतलब मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया था। तो जब मैं उधर लिखने गई तो मतलब मुझसे लाइन तो सीधी बनाने में ही कंफर्टेबल नहीं थे, और लिखने में भी बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। लेकिन अब वो मतलब मैंने उनको पहले ही बोल रखा था, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बोल रखा था कि सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। तो उनको ये पता था कि हाँ चलो वाइट बोर्ड वर्क नहीं आता, और उन्होंने मेरा लेफ़्ट हैंड देखकर वो मतलब अनकंफर्टेबल रीज़न भी समझ गया कि ये लेफ़्ट हैंड का प्रॉब्लम होता है। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप जेन्युइन रहेंगे तो आपके फेवर में नहीं भी जा रही होंगी तो चली जाएंगी, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होने से वो आपके फेवर में जाने वाली होंगी तो भी नहीं जाएंगी। तो सिंपल सी बात ये है कि कॉन्फिडेंस रखिए, बट एक लर्निंग मोड में अपने आप को रखिए, कि जैसे बिल्कुल कभी ये मत शो करिए इंटरव्यू में जाकर कि यू हैव नॉलेज मोर देन द रिक्वायर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे फील आता है, क्योंकि मतलब जैसे अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो कट टू कट आंसर दीजिए, मे बी उससे ज़्यादा आपको पता हो तो आप मत बोलिए, जितना उनको सुनना हो उतना बोलकर ख़त्म कर दीजिए। ये पूरा ओवरऑल मेरा एक एक्सपीरियंस था, बाकी टीचर्स के साथ भी और मेरे साथ भी बातें करके, और ये मुझे बहुत सही लगा। और अगर आपका इंटरव्यू कम टाइम का होता तो आप घबराइएगा मत, मेरा इंटरव्यू बहुत कम टाइम का हुआ था रेदर देन अदर स्टूडेंट्स, और मैं इस चीज़ के लेकर बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी। मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 10 से 12 मिनट का हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू कम टाइम करो, ज़्यादा टाइम करो, इससे भी आप घबराइएगा मत। ये पूरा मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड और बाकी कलीग से रिलेटेड ये मेरा पूरा क्वेश्चन था। एक बहुत कॉमन डाउट जो मैंने चैनल पे देखा है कि कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी स्पेशल मतलब किसी लैंग्वेज टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश टीचर का, तो आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल तो होना चाहिए, वो प्राइमरी डिमांड है। हिंदी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको हिंदी में तो कंफर्टेबल होंगे ही आप। ऐसे ही बंगाली टीचर, उड़िया टीचर, जो भी सब्जेक्ट का टीचर बनने जा रहा है उसको वो लैंग्वेज तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए, उसमें मतलब कंफर्टेबल स्पीकिंग तो होनी ही चाहिए। अपनी मदर टंग तो सबको कंफर्टेबल होती है, इंग्लिश में है तो हिंदी इंग्लिश की कंफर्टेबल होनी चाहिए, बस इतनी रिक्वायर्ड है। लेकिन जैसे कोई जो सब्जेक्ट का जैसे मैथ्स का है, साइंस का है, फिजिक्स का है, सोशल साइंस का है, हिस्ट्री का है, ये कंप्यूटर साइंस का है, ऐसे किसी अदर देन लैंग्वेज सब्जेक्ट का है, तो इतना कोई बैरियर नहीं होता है, आपकी लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं इंग्लिश में तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप अपनी किसी मदर टंग में कंफर्टेबल हैं कोई आंसर देने में, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि सर आई नो दिस आंसर बट आई एम लेस कंफर्टेबल इन गिविंग इन इंग्लिश, सो आई वॉन्ट टू गिव द आंसर इन माई मदर टंग। तो आप उसमें आंसर दे दीजिए। वहाँ पर आपकी लैंग्वेज आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला से कि हाँ यू कैन अंडरस्टैंड 3 लैंग्वेजेस, मतलब हिंदी, इंग्लिश, अपनी मदर टंग जो भी आपकी है। और अगर आप कोई आंसर है, कोई स्पेशल आंसर है जो उसको आपको नहीं पता है, उसका टर्म हिंदी में या इंग्लिश में, उसको अपनी लैंग्वेज में पता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में आराम से बोल दीजिए, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे भी अभी तक नहीं पता है बांध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने बांध बोल दिया था, एंड दैट्स इट। मतलब इतना सोचना नहीं है, इतना घबराना नहीं है, जस्ट आप अपने दिमाग में रखकर जाइए कि जस्ट अ नॉर्मल इंट्रैक्शन। और जब स्ट्रेंजर्स के सामने जाइए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहिए, जो आपको जानते ही नहीं है वो उनको आपको जज करने का पहले से कोई उनके मूड में कुछ होता नहीं है, तो मुझे बहुत सही लगता है। मुझे स्ट्रेंजर्स के सामने बोलना ज़्यादा बेटर लगता है, बल्कि उनके जो हमें पहले से जानते हैं उनकी एक प्री इमेज रहती है हमारे दिमाग में, मतलब हमारे लिए उनके दिमाग में, तो ठीक रहता है। आप कंफर्टेबल रहिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी कोई आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड सॉरी अगर किसी का रिप्लाई छूट जाता होगा तो, और जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं बैठ के बाद में भी रिप्लाई करती हूँ। ऐसा भी नहीं अगर किसी वीडियो पे किसी को ने रिप्लाई नहीं किया है तो अब नहीं करेंगे, मैं बहुत पुराने रिप्लाई भी करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ तुरंत कर दूँ। अब स्किप हो जाता है तो फिर कई दूसरे नए कमेंट्स आ जाते हैं तो उसी में भूल जाते हैं, एंड उसके लिए माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।